आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट। तो सबसे पहले हम लोग जान लें इलास्टिसिटी होता क्या है। इलास्टिसिटी बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लिया मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लिया मैंने एक रबड़ ले लिया, ठीक है। ये रबड़ है एल लेंथ का, ओके। वैसे रबड़ पतला होता है इसलिए मैं एक लाइन से ही दिखा रहा हूँ, वरना थोड़ा ये आपको थोड़ा सा मोटा बता देता हूँ। आप क्या करते हो, रबड़ को आप खींचते हो, पुल करते हो पीपी लोड से। मान लिया मैं खींच रहा हूँ, इसे खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो रबर क्या करता है, आप जब तक खींचते हो तो वो आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अगर आप छोड़ दे तो वो वापस अपने शेप में आ जाता है। तो क्या हो रहा है, रबर अगर मैं कोई एक्सटर्नल लोड काम कर रहा हूँ उस पर या फोर्स लगा रहा हूँ, अब वो ओरिजिनल शेप ना वापस आ जाता है लोड हटाने के बाद, तो उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द मटीरियल। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो मैं डेफिनेशन लिखा सकता हूँ कि व्हेन एन एक्सटर्नल force acts on a body, the body tends to go under deformation. If the external forces is removed and body comes back to its original shape and size, means the deformation disappears completely. The body is known as इलास्टिक बॉडी, ओके। इलास्टिसिटी अब हम समझ में आ रहा है। अब इलास्टिसिटी है ना, जैसे समझ में आ रहा है, जैसे हमने लोड लगाया, लोड को रिलीज़ करने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप में आ गई है। वैसे अगर मान लिया मैं एक स्टील ले लूँ, स्टील का एक वायर लिया, मैंने ना उसे पुल करा पी लोड से। आप जानते हैं स्टील क्या होगा, एक्सटेंड करती है थोड़े टाइम बाद, लेकिन अगर आपने ना अगर आप फोर्सेस अपने ना वापस रिमूव करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने शेप में वापस आए। तो स्टील आपका क्या हुआ, इनइलास्टिक, क्योंकि वो डिफॉर्मेशन में ही रह गई फोर्स हटाने के बाद भी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी जैसे आप जान रहे हैं कि ना ओरिजिनल शेप में आ जाती है, डिफॉर्मेशन नहीं रहता। तो इनइलास्टिक क्या होगा, उसमें डिफॉर्मेशन रह जाता है फोर्स रिलीज होने के बाद, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं हुक्स लॉ। एंड इलास्टिक मॉड्यूलस। आपकी हुक्स लॉ क्या कहती है, हुक्स लॉ ये कहती है कि अगर मैं कोई बॉडी पे कोई स्ट्रेस या कोई ना फोर्स है ना एक्ट करवाता हूँ और वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रहता है, वो जैसे मान लिया फोर्सेस लगाने के बाद वापस वो अपने इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं करता, तो उस टाइम क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ओके। अगर मैं ये कांस्टेंट हटाऊं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं, इज इक्वल टू लगाऊं, तो एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट को हम ई लिखते हैं, ई इंटू स्ट्रेन। ये ई, इसी को कहते हैं हम लोग इलास्टिक मॉड्यूलस। तो अगर मैं हुक्स लॉ की डेफिनेशन आपको लिखाना चाहूँ तो हुक्स लॉ की डेफिनेशन क्या होगी, हुक्स लॉ states that when a material is loaded within its elastic limit, the stress is proportional to the strain produced by the stress। और इसी रेशियो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेशियो को हम लोग है ना एक कांस्टेंट है ना डिनोट करते हैं, उसी को कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉड्यूलस, ओके।
अब जैसे मैं लिखना चाहूँ इलास्टिक मॉड्यूलस लिखना चाहूँ, E बराबर क्या होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को हम क्या लिख सकते हैं, या तो टेंसाइल होगा, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, या क्या होगा आपका ये कंप्रेसिव स्ट्रेस बाय कंप्रेसिव स्ट्रेन्स। अब ये इलास्टिक मॉड्यूलस तो आपको समझ में आया, टेंसाइल और कंप्रेसिव की। टेंसाइल और कंप्रेसिव क्या होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, पुश और पुल, बस साइन करना चेंज हो जाता है। ओके, अगर मैं इसी की तरह एक और टर्म होता है, उससे कहते हैं हम लोग शियर मॉड्यूलस। इसे हम डिनोट करते हैं G से लिखते हैं। ये भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, लेकिन शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आप क्या समझ रहे हैं, जैसे मान लिया कि ना मैं कोई ना घर बनाता हूँ, जैसे मान लिया ये मेरा घर है, मान लिया, ठीक है। मैं जानता हूँ कि अगर इस पे 200 किलो 200 टन मान लिया 200 टन का कोई ना फोर्स काम करेगा तो ये घर टूट जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं अगर है ना ऐसे ना, अगर मैं ना इसमें मटेरियल डालने की कोशिश करूँगा कि 200 टन को इसे झेल लें, कि टूटे ना स्ट्रक्चर, लेकिन आप डिज़ाइन अगर आप डिज़ाइन करेंगे घर के लिए, तो आप 200 टन के लिए तो करेंगे नहीं। इससे कोशिश करें कि 200 टन से ज़्यादा ऐसा मैं मटेरियल यूज़ करूं कि 200 टन से ज़्यादा ये आप है ना आपका बिल्डिंग सह सके। तो इसी में हम लोग कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ना काम आता है, कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कब काम आता है, जब हम अल्टीमेट स्ट्रेसेस के लिए ना काम करते हैं। तो अगर मैं आपको डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू परमिसिबल आप कहें, परमिसिबल का मतलब लिख सकते हैं आप वर्केबल स्ट्रेस, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम डिनोट करते हैं FOS से, ठीक है।